57 ईस्वी तक के खंड को हम लोग देखना चाहेंगे। हालांकि मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 647 से 1206 जो मुख्य रूप से हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत के लिए कन्नौज का जो संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष है पाल प्रत्याय राष्ट्रकूट के बीच, उसे आपको देखना है। और साथ में इसी कड़ी में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, चोल है, उसे आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। और साथ में जो उत्तर भारत पे तुर्कों का आक्रमण है और राजपूत राज्य की जो सांस्कृतिक और कुछ राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उस पर आपको ही ध्यान देना है। हम मध्यकालीन में 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना से आपके साथ है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना में जो 5 वंश है, उसमें मुख्य रूप से जो हमारा इलवड़ी वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश है, उस पर हम उसके मुख्य शासक को देखेंगे। खिलजी वंश के मुख्य शासक अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। तुगलक वंश से मुख्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के उपलब्धियों को देखेंगे। और इसी क्रम में छोटा सा वंश है सैयद और लोधी वंश। तो मुख्य शासक को हम लोग देखेंगे और साथ में आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इस कक्षा का उद्देश्य सीधे तौर पे था कि हम आपको ऊर्जा में नियमितता रखेंगे और ऊर्जा को बनाए रखेंगे। और इससे अच्छे अवसर आपको मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा भी है कि देश के इतिहास में कि किसी भी आयोग ने, न तो राज्य लोक सेवा आयोग न संघ लोक सेवा आयोग ने इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक कभी दी है। इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर और बहुत अच्छे अच्छे पद भी निकले हैं। मुझे लगता है कि जो 64वीं के बाद कई सफल अभ्यर्थी भी इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा जो एक मल्टी डायमेंशनल सेवा है, उसमें 200 से अधिक पद है। डिप्टी एसपी के भी सैकड़ों पद आपको दिए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि इन पदों के लिए हर राज्य सरकार के जो प्रतिभाशाली युवा है, उनकी आकांक्षा होती है कि मैं बेहतरीन सेवा में जाऊं और बेहतरीन सेवा की कड़ी में अपने राज्य को आगे बढ़ाऊं। तो स्टार्ट करना चाहेंगे मध्यकालीन भारत 647 से 1757 तक। थोड़ा समय खुश रहिए, सभी को शुभ आशीर्वाद। ठीक है, अब हम लोग आगाज करते हैं। लिखते पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख दीजिए। 647 से 1757 तक, 647 से 1757 तक, 1757 तक मध्यकालीन इतिहास है, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं। पहला पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल 647 से 1206 तक, 647 से 1206 तक, जिसमें पुष्पभीति वंश या बर्धन वंश, जिसमें पुष्पभीति वंश या बर्धन वंश, आपको याद होगा कि पुष्पभीति वंश बर्धन वंश के संस्थापक थे। पुष्पभीति जो था वो बर्धन वंश का संस्थापक था और इसी वंश का सबसे प्रभावशाली शासक थे हर्षवर्धन। तो ये आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। और यह भी आपकी जानकारी में रहनी चाहिए कि पूर्व में ये सब संभवतः गुप्त के अधीनस्थ सामंत के रूप में या अधिकारी के रूप में काम किए। प्रभाकर वर्धन एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम था राजश्री। और यह भी आपके संज्ञान में होना चाहिए कि राजश्री का विवाह जिस मौखरी वंश के शासक के साथ हुआ था, उसका नाम था गृहवर्मा। तो ये सब ऐसे तथ्य हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। राज्यवर्धन के समय में ही गृहवर्मा की हत्या कर दिया था देवगुप्त ने, तो इस कारण से भी इतिहास इसे याद रखता है। लेकिन जब पुष्पभीति वंश की बात होती है तो हर्ष की बात होती है। और जब हर्ष की बात होती है, जब वो 606 ईस्वी में शासक बना, थानेश्वर के गद्दी पे बैठा, तो अपनी राजधानी को कन्नौज ले गया। इस कारण से भी हम उसे याद रखते हैं। और उनके एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके गुरु थे, जिनका नाम था, कौन बताएंगे उनका क्या नाम था? हर्षवर्धन के कौन से गुरु थे, बौद्ध भिक्षु थे, कौन बताएंगे?
दिवाकर मित्र, ठीक है कि नहीं। दिवाकर, आप लोग रिवाइज ही नहीं करते आते हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। तब तो ये हो गया, ये फाउंडेशन बैच है नहीं, बार बार कहते हैं कि आप लोग पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए। सब कुछ रोल डीड आइडेंटिफाई है, डिफाइन है, ऑलरेडी कहा जा चुका है, फिर भी आप लोग मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोज निकाला था और उसको सती होने से बचाया था। यह वो काल था कि जब सती के प्राचीनतम प्रमाण भी हमें गुप्त के अंतिम काल में 510 ईस्वी में आपको एरन के अभिलेख, जो भानुगुप्त राजा थे उनके अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं और इतिहास के एक महत्वपूर्ण तथ्यों में है। गुप्त काल कई कारणों से भी विशिष्टता रखे हुए, बिष्टि मतलब बेकार, हालांकि बिष्टि का जो अभिलेखीय प्रमाण है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, उसे भी हर समय में संभव समय में याद रखना चाहेंगे। गुप्त काल के समय में हालांकि गुप्तोत्तर काल में भी वो प्रचलित रहा, जैसे उद्रंग और भागकर, ये सब ऐसे भूमिकर थे जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। गुप्त काल में एक कर जो था सो अग्रहार केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता था, ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला अनुदान था। लेकिन अभी हम लोग दिवाकर मित्र में हैं और दिवाकर मित्र के कड़ी में ही हम लोग हर्षवर्धन के संदर्भ में ह्वेनसांग की परिचर्चा करेंगे, जिसके यात्रा वृत्तांत को हम सी यू की कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की थी और वहां से शिक्षा ग्रहण भी किया था। हर्षवर्धन के समय यह कहा जाता है कि हर्ष ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव अनुदान में दिया था और इन सब कारणों से हम इसे याद रखना चाहते हैं। यह भी याद रखेंगे ह्वेनसांग ने इस बात की व्याख्या की थी कि उस समय भारत में जो अपराध के स्वरूप थे उसकी भी परिचर्चा की थी और साथ ही कैसे अपराध को नियंत्रण रखा जाता है। डकैती को उन्होंने द्वितीय राजद्रोह की संज्ञा दी थी। ये सब ऐसे एनसीईआरटी के फैक्ट हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं भूले। हर्ष के समय भी धर्मशास्त्र के अनुसार ही भू राजस्व दिया जाता था 1/6। और यह भी याद रखेंगे कि हर्ष के समय के जो 2 महासम्मेलन हुए थे जिसमें कन्नौज और प्रयाग, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण था। इसे भी परीक्षा के दृष्टि से याद करके रखना है। महायान की प्रचार प्रसार करने के लिए कन्नौज और प्रयाग का यह महासम्मेलन किया गया। हर 5वें वर्ष ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष वो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। याद रखिएगा कि हर्ष के समय के जो एक कवि थे, उनके राज कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी और हर्ष सहित लिखा था। इन सब कारणों से हम हर्ष को याद रखने का प्रयास करते हैं। हर्ष के समय में आप ह्वेनसांग को जरूर याद रखिए, बाणभट्ट को जरूर याद रखिए। परीक्षा के दृष्टि से उनकी रचनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। उत्तर भारत की जहां तक बात है, हर्ष के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ कन्नौज को लेकर, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, उसमें देवपाल और धर्मपाल पाल वंश के ये काफी महत्वपूर्ण शासक थे जिसको याद करके रखना है। धर्मपाल को तो किसी भी स्थिति में धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि ली थी, इसे भी याद करके रखना चाहिए। और ये भी आपको याद होगा कि एक गुजराती कवि थे जिन्होंने किस शासक को उत्तरपथ स्वामिनी की उपाधि दी थी, कौन बताना चाहेंगे? कौन से गुजराती कवि ने पाल वंश के किस शासक को उत्तरपथ स्वामिनी की उपाधि दी थी? कही था परम सौगात और उत्तरपथ स्वामी धर्मपाल। कवि गुजराती कवि सोड्डल थे जिनके विषय में कहा गया कि 11वीं सदी में, ठीक है, धर्मपाल को उत्तरपथ स्वामी की उपाधि से विभूषित किया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही धर्मपाल ने परम सौगात की उपाधि ग्रहण की थी। अरे जाकर के वीडियो फिर से सुन लेना, ठीक है कि नहीं, उसमें कई बातें बताते, एक बार सुन भी लोगे तो भी महत्वपूर्ण बातें तुम्हारे जहन में आ जाएगी। धर्मपाल के संदर्भ में मैंने कहा भी है कि विक्रमशिला और सोमपुर बिहार की स्थापना की थी और यहाँ पे ब्रजायन शाखा की पढ़ाई होती थी। जैसे महायान शाखा की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी, उसी तरह से विक्रमशिला में हम लोग ब्रजायन शाखा की पढ़ाई करते थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। धर्मपाल के समय में बौद्ध गया में भी एक मूर्ति की स्थापना की गई थी, चतुर्भुज महादेव की मूर्ति, उसे भी ध्यान रखिए। आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि एक और महत्वपूर्ण पाल शासक थे जिसका नाम था देवपाल, ठीक है कि नहीं। और देवपाल को इतिहास इसलिए याद रखा जाता है कि सुवर्णद्वीप के एक शासक थे, शैलेंद्र वंशीय शासक, जिनका नाम था बालदेव पुत्र। बालदेव पुत्र ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी और उसके भरण पोषण करने के लिए गांव दान में दिए थे। देवपाल भी बौद्ध धर्म का संरक्षक ही था और बुंगेर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इस कारण से हम देवपाल को याद रखते हैं हर संभव स्थिति में। इसी कड़ी में एक
आपके जो प्रतिहार शासकों में नागभट्ट को आप याद रखिएगा। नागभट्ट आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक शासकों में हरिश्चंद्र आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार की कड़ी में आपको याद होगा कि महाकवि राजशेखर जो महिपाल के दरबार में रहते थे, महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, और जिन्होंने कई किताब की रचना की थी, जिसपे कर्पूर मंजरी, बाल मीमांसा, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, ये सब ऐसी रचना है जिसको आपको भूलना ही नहीं है कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा, काव्य मीमांसा लिखा और बाल रामायण की रचना की थी। ठीक है कि नहीं। इसी कड़ी में एक गहदवाल शासक भी थे कन्नौज के, जिनका नाम था चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ने गहदवाल वंश की स्थापना की थी। और गहदवाल शासकों में जयचंद को जरूर याद रखिएगा, जो संभवतः मोहम्मद गौरी ने जब दिल्ली पे और अजमेर पे जब आक्रमण किया था तो उस समय उसके साथ युद्ध हुआ था 1194 के चंदावर के युद्ध को। ये भूलने की बात नहीं है, इसे परीक्षा के दृष्टि से याद रखना है। फिर चौहान शासकों में अग्रह पृथ्वीराज तृतीय, जो तराइन का प्रथम और द्वितीय लड़ाई है, उसे भी आप याद रखना चाहेंगे। बुंदेलखंड या जिजाज भुक्ति, जहां पर चंदेल वंश ने नन्नू के सहायता से चंदेल वंश की स्थापना की थी और जिसकी राजधानी खजुराहो थी, इसे भी, और उसके खजुराहो के मंदिर जो हैं नागर शैली के, ये सब परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आप तुर्कों के आक्रमण, विशेषकर गजनी, पहले तो अरबों के आक्रमण को आप देखेंगे 712 ईस्वी में, और रावण के युद्ध को देखेंगे। ठीक है, पहली बार जजिया लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम, और गजनी और गौरी के विशिष्ट उपलब्धियों को और उसके विशिष्ट युद्धों को आप देखेंगे। साथ ही पल्लव और राष्ट्रकूट और चोल के जो दक्षिण भारत के इतिहास में पॉलिटिकली और कल्चरली जो उसके अचीवमेंट है, उस पर आपको नजर रखने की जरूरत है। हम लोग इतने को करके हमें यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन हम लोग मतलब करके नहीं पहुंचे, जिसका मुझे खेद है। आरंभ करते हैं आगे से, हम लोग लिखते हैं। पहले ये एक लाइन लिख दो, रुक जाओ। क्या क्या लिखे हो? 647 से 1757 तक पहला भाग लिख लेना, पूर्व मध्यकाल है, जिसमें पूर्व मध्यकाल है, लिखे ना, जिसमें हर्ष के बाद कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट पूर्ण विराम। 200 वर्षों के संघर्ष के बाद, 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 200 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रतिहारों ने कन्नौज पे अधिकार किया। 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 इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। माना जाता है। किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। पूर्व मध्यकाल हरिश्चंद्र को माना जाता है। लेकिन वास्तविक शासक के रूप में नागभट्ट, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में नागभट्ट, वास्तविक शासक के रूप में नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम थे। वास्तविक शासक के रूप में नागभट्ट प्रथम थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर
प्रसिद्ध कवि राजशेखर, प्रसिद्ध कवि राजशेखर, प्रसिद्ध कवि राजशेखर, प्रसिद्ध कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, जिसने कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, जिसने कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा लिखा, और काव्य मीमांसा लिखा, काव्य मीमांसा लिखा। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल भी महत्वपूर्ण वंश था, पाल भी महत्वपूर्ण वंश था, जिसके संस्थापक गोपाल थे और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, जिसके संस्थापक गोपाल थे और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। और इन्होंने बिहार शरीफ में नहीं, बिहार शरीफ में उद्दंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। इन्होंने उद्दंतपुरी में, बिहार शरीफ उद्दंतपुरी में बिहार की स्थापना की थी, स्थापना की थी। अन्य महत्वपूर्ण शासकों में, अन्य महत्वपूर्ण शासकों में, अन्य महत्वपूर्ण शासकों में धर्मपाल, ब्रैकेट में लिखो परम सौगात, परम सौगात, बौद्ध धर्म के कारण, कौमा, परम सौगात बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण, सीधे लिख दो ना, परम सौगात बौद्ध धर्म के कारण, कौमा, गुजराती कवि स्वड्ढल ने उत्तरपथ स्वामिनी कहा, गुजराती कवि स्वड्ढल ने उत्तरपथ स्वामिनी कहा, गुजराती कवि स्वड्ढल ने उत्तरपथ स्वामिनी कहा, उत्तरपथ स्वामिनी कहा, उत्तरपथ स्वामिनी कहा। भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर बिहार की स्थापना की। ठीक है, सोमपुर बिहार की स्थापना की और बौद्ध गया में चतुर्भुज महादेव की मूर्ति स्थापित किया, और बौद्ध गया में चतुर्भुज महादेव का मूर्ति स्थापित किया, मूर्ति स्थापित किया। ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण पाल शासक देवपाल थे। दूसरे महत्वपूर्ण पाल शासक देवपाल थे, जी, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और मुंगेर को राजधानी बनाया, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, मुंगेर को राजधानी बनाया। यह भी बिहार का इतिहास है। मुंगेर को राजधानी बनाया एवं सुवर्णद्वीप के शैलेंद्र वंशीय एवं सुवर्णद्वीप के शैलेंद्र वंशीय शासक बालदेव पुत्र को बालदेव पुत्र को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। ठीक
ठीक है, नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। टैक्स क्रक्स जो है वो बता दी है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपकी जानकारी में होनी चाहिए, एक आप ही से मैं पूछता हूं, कौन सा शासक था जो श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास में कौन सा शासक था, बताइए जरा सा। समुद्रगुप्त, वेरी गुड, ठीक है, नोट में वहां लिख दो। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के मेघवर्ण को, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। चलिए, ठीक है, अनुमति दी थी, गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दक्षिण भारत का उत्तर भारत की राजनीति में एस्टेब्लिश करने वाला शासक था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग, और जिसकी राजधानी थी मान्यखेत। कहा जाता है कि उसने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ महायज्ञ भी करवाया था। बहुत बड़ी बात थी कि दक्षिण भारत का कोई शासक उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ कर रहा हो, यह उसकी राजनीतिक श्रेष्ठता का परिचायक था। उसी कड़ी में जब राष्ट्रकूट शासक की बात होती है तो एक शासक को कभी नहीं भूलना है जिसने एलोरा में एकाश मंदिर, मोनोलिथिक कल्चर का पूरे भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो यदि कहीं कोई मिलता है तो उसमें एक मंदिर है, एलोरा का कैलाशनाथ का मंदिर, और जिसे बनाने का श्रेय किसको गया था, जल्दी बताइए। कृष्णा प्रथम को, वेरी गुड, जिसको बनाने का श्रेय कृष्णा प्रथम को गया था। जब राष्ट्रकूट की बात होती है तो पूरे मुझे लगता है कि विश्व इतिहास में ही, भारतीय इतिहास तो है ही, सबसे अधिक उम्र का कोई शासक गद्दी पे बैठा 80 वर्ष की अवस्था में अमोघ वर्ष, जिसे आप याद रखें, विशेषकर अमोघ वर्ष को हम लोग कन्नड़ भाषा में जो कवि राजमार्ग और एक और किताब प्रश्नोत्तर मल्लिका की रचना की थी, उसके कारण हम लोग याद रखने का प्रयास करते हैं। ये 2-3 ऐसे तथ्य हैं जो राष्ट्रकूट में किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। तो लिखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत का, त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश राष्ट्रकूट था। एक महत्वपूर्ण वंश राष्ट्रकूट था जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। जिसकी राजधानी मान्यखेत थी, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी, और उसने उज्जैन पर अधिकार करके, उसने उज्जैन पे अधिकार करके हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था। उसने उज्जैन पे अधिकार करके हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था, कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रकूट का महत्वपूर्ण शासक कृष्ण प्रथम थे, जिन्होंने द्रविड़ शैली में मोनोलिथिक कल्चर मतलब एकाश्म पत्थर का, मोनोलिथिक कल्चर का एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर बनाया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर बनाया।
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर बनाया। इसी वंश का अमोघ वर्ष अंतिम महान शासक था, पर आप चेंज करके लिखिएगा। इसी वंश का अंतिम महान शासक अमोघ वर्ष थे, जो सबसे अधिक उम्र में गद्दी पे बैठे और जल समाधि को ग्रहण किया। जैनी थे और जल समाधि को ग्रहण किया। जैनी थे। लेकिन याद क्यों रखते हैं हम? कन्नड़ भाषा के कवि होने के कारण लिखेंगे। उन्हें कन्नड़ भाषा के रचनाओं के कारण, जैसे कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मल्लिका इत्यादि के कारण हम याद रखते हैं। तो आप खुद देखिए कि पूर्व मध्यकाल, अभी आपने पढ़ा ना कि पूर्व मध्यकाल में पहला क्या था बाबू? हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। हालांकि यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो फर्स्ट लाइन फैक्ट्स है वही गायब है। पूछने के लिए तो पूछ ही सकता है। सुमेलित करने में, किताबों में अभी हम ओपन टेस्ट भी लिए थे, उसमें भी मैंने दिया था। और एक भी लड़के बड़ा क्षोभ का विषय है कि 100 से अधिक नहीं बना। आप दिए थे, कितना लाए? 80, तब बहुत कम हो गया। ठीक है, 100 से अधिक नहीं ला पाए। ठीक है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। परीक्षा सामने है, ठीक है, इस बार कट ऑफ बैठ जाइए। इस बार कट ऑफ बहुत थोड़ा सा 2-4 नंबर कम ही आएगा, लेकिन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और अभी भी मैंने कहा, रोज कह रहा हूं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम हर चीज को, ये संभव ही नहीं है कि 2 महीना में आप 8 महीने 7 महीने जो पढ़ते हैं उसको आप कर लीजिएगा। हम तो ये क्रैक्स ही आपको बता पाएंगे, और वो मैं कर रहा हूं। लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप परम सौगात, सोमपुर बिहार, विक्रमशिला, बरजायन, धर्मपाल, कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मल्लिका, अब ऐसे ऐसे किताबों को, ऐसे ऐसे संदर्भों को, बालदेव पुत्र, मेघराज, गया, नालंदा बिहार, ये सबको भूल जाइएगा, तब तो अनर्थ हो जाएगा। हो सकता है आपसे एक आध क्वेश्चन आता है, यही ना एक एक करके जुड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पे त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल है, तिहार है और राष्ट्रकूट है। और अभी आपने पाल को पढ़ा भी, जस्ट अभी पढ़ा। पाल में किस किस को पढ़ा? गोपाल को पढ़ा। गोपाल के विषय में क्या पढ़ा? संस्थापक पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा? उदंतपुरी बिहार पढ़ा। आप इस तरह से रखते हैं क्या? सोमपुर बिहार, विक्रमशिला। आप एक शब्द ही याद रखिए ना साहब, बरजायन। इसी से स्पष्ट हो गया? नहीं हो गया याद? देवपाल, ठीक है, देवपाल अन्य महत्वपूर्ण शासक। तो बालदेव पुत्र को, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बालदेव पुत्र को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दिया। ठीक है कि नहीं? तो आपका पाल भी तैयार। अब इसमें आपको जितनी चीजें डालना है आप डाल सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन रफ क्या करिएगा ना, पढ़िएगा तो याद रखिएगा ना। याद किए तो हम क्या याद किए? तो ये याद हुआ हमें। दूसरी तरफ
यही धर्मपाल के समय में यदि आप देखिएगा पाल के कॉन्टेक्स्ट में, तो धर्मपाल के समय में एक कास्य कला लिखाए भी है बिहार विशेष में, धीमन और बिठपाल, जो कास्य कला का मूर्तिकार था। अभी इसी कक्षा में मैंने लिखा है बिहार विशेष में कि बिहार के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उसमें धीमन और बिठपाल आते हैं, और उसे याद करके रखना, वो भी पाल वंश का ही था, कास्य कला का मूर्तिकार था। याद रखिएगा, संत रक्षित, ये सब ऐसे बौद्ध संत थे जो तिब्बत वगैरह गए, उन लोग को भूलना ही नहीं है। फिर पाल के बाद आता है प्रतिहार। अभी आपने देखा प्रतिहार में आपने देखा हरिश्चंद्र, प्रतिहार में आपने क्या देखा? हरिश्चंद्र को देखा नहीं। इसके बाद आपने किस शासक को देखा? महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल को देखा, राजशेखर को देखा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट में तो महेंद्रपाल है, जिसके समय में कौन थे? महेंद्रपाल के समय में राजशेखर थे। एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ है कि महेंद्रपाल किस वंश का था, तो हालांकि उसमें और भी कुछ थे, लेकिन महेंद्रपाल मतलब पाल वंश नहीं, महेंद्रपाल मतलब प्रतिहार वंश। तो महेंद्रपाल इंपॉर्टेंट है, महेंद्रपाल प्रथम। और इसके समय में क्यों इंपॉर्टेंट है? तो राजशेखर थे। राजशेखर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजशेखर ने 3 किताब लिखी, कर्पूर मंजरी। इस तरह से आप अपने भी तैयार कर सकते हैं। क्या लिखी? बाल रामायण, बाल रामायण लिखी। और क्यों याद रखते हैं? बाल रामायण के साथ साथ हम काव्य मीमांसा, ठीक है, इस तरह से इनको आप प्रतिहार को भी याद करके रखिए, जो आपकी परीक्षा में काम दे सकता है, इंपॉर्टेंट है। इधर एक दूसरी शक्ति सामने आई, वो था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट था, दक्षिण भारत की शक्ति थी। संस्थापक था इसका दंती दुर्ग। राजधानी था मान्यखेत। ये तो कम से कम उज्जैन में इसने क्या किया? उज्जैन में उसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। हो गया, खत्म, हिरण्यगर्भ यज्ञ। दूसरा शासक कौन था राष्ट्रकूट का? कृष्णा प्रथम। क्यों याद रखे कृष्णा प्रथम को? द्रविड़ शैली का मोनोलिथिक कल्चर का विकास पत्थर है। इतनी भयावहता आप देखेंगे सांस्कृतिक तौर पे, जब आप जाएंगे और तब आपको वो चीज समझ में आएगी बेहतर। विकास पत्थर का कैलाशनाथ का मंदिर कहां? एलोरा में। एलोरा कहां है? महाराष्ट्र। तीसरा शासक था अमोघवर्ष। क्यों याद रखते हैं अमोघवर्ष को? कन्नर, कविराज, प्रश्नोत्तर मल्लिका काव्य ग्रंथ के कारण, एवं जल समाधि लिया। ऐसा करने वाला भी वो पहला ही शासक था। जैनी था और अधिक उम्र में बैठा। ये इतनी ही बातें अभी तक पढ़े तो ये खंड खत्म हो गया आपका, और आपका रिवाइज है, अपने से उसको कीजिए। दूसरा है आक्रमण, विदेशी आक्रमण। दूसरा क्या है? विदेशी आक्रमण है। ये विदेशी आक्रमण के भी 2 भाग हैं। एक है अरब का आक्रमण, अरब आक्रमण है, और एक है तुर्कों का आक्रमण है। एक तुर्कों का आक्रमण है। तुर्कों के आक्रमण के भी 2 भाग हैं। पहला गजनवी वंश,
और दूसरा है ससमनी वंश। ये अरब आक्रमण के तीनों देखना है। गजनवी वंश में कौन थे? सुबुक्तगीन और गजनी, मोहम्मद गजनी। और इसमें कौन थे? मोहम्मद गौरी। इसमें कौन थे अरब आक्रमण में? 712 ईस्वी MBT, मोहम्मद बिन कासिम। और रावर का युद्ध सिंध के शासक दाहिर के साथ। रावर का युद्ध सिंध के शासक दाहिर के साथ। दाहिर के साथ, किसके साथ? और ये भारतीय इतिहास में जजिया लगाने वाला, जजिया इंट्रोड्यूस किया। ये करने वाला ये पहला शासक था। अब ये तुर्कों के आक्रमण को देखेंगे, दूसरे भाग को। तुर्कों के आक्रमण, नहीं, तुर्कों के आक्रमण लिख देंगे। तुर्कों के आक्रमण की कड़ी में पहले ये लिख लो, पूर्व मध्यकाल में, जब लिख ही रहे हो तो दो चार बात लिख दो। पूर्व मध्यकाल में विदेशी आक्रमण की कड़ी में अरब और तुर्कों का आक्रमण महत्वपूर्ण है। अरब और तुर्कों का आक्रमण महत्वपूर्ण है। अरब और तुर्कों का आक्रमण महत्वपूर्ण है। अरबों में पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अरबों में पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिसे रावर का युद्ध कहते हैं। रावर, जिसे रावर का युद्ध कहते हैं, जिसे रावर का युद्ध कहते हैं, रावर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, रावर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सिंध के शासक दाहिर पराजित हुए। इस युद्ध में सिंध के शासक दाहिर पराजित हुए, ब्राह्मण शासक था, पराजित हुए और दिरहम नामक सिक्का चलाया। और इसी कड़ी में अरबों ने दिरहम नामक सिक्का चलाया। ऊंट और खजूर की खेती इंट्रोड्यूस किया। ऊंट पालन और खजूर की खेती इंट्रोड्यूस किया। पहली बार जजिया वसूला सिंध वासियों से। पहली बार जजिया वसूला। ठीक है, पहली बार क्या किया? जजिया वसूला। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहली बार जजिया वसूला। चलिए, हो गया। अरबों के आक्रमण के विषय में, हालांकि अरबों के इतिहास की जानकारी एक चचनामा, वो भी कमीशन बुक है। ये चचनामा को भी यहां पर कहीं पर स्थान दे देंगे, लिख देंगे। अरब के विषय में चचनामा से भी जानकारी मिलती है, जो कुफरी ने लिखा। कमलेश जी जहां से देख लीजिएगा ऊपर आकर, कुफरी ने लिखा। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण में यदि इतनी बातें रिवीजन में, और फिर अपने स्तर से आप रिवीजन कीजिए, तो मैं समझता हूं कि बहुत है। फिर आइए प्रागा चेंज। विदेशी आक्रमण में तुर्कों ने आक्रमण किया। विदेशी आक्रमण में तुर्कों ने आक्रमण किया।
जिसमें गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जिसमें गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने 990 ईस्वी में 990 ईस्वी में 990 ईस्वी में 990 ईस्वी में सिंध को, सिंध नहीं, हिंदू शाही राज्य को, हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया। अति महत्वपूर्ण है कि सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी, महत्वपूर्ण है कि सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनी 999 में गद्दी पे बैठा और भारत पे 17 बार आक्रमण किया, जिसका उद्देश्य धन को लूटना था, जिसका उद्देश्य धन को लूटना था, जिसका उद्देश्य धन को लूटना था, जिसका उद्देश्य धन को लूटना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था। कालक्रमेण मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किए, भारत पे आक्रमण किए और उनके दास और उनके दास कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके दास या प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव 1206 में रखी। 1206 में रखी। उल्लेखनीय है कि 1206 में पूर्वी मध्य एशिया का एक जनजाति खोखरों ने, पूर्वी मध्य एशिया की एक जनजाति खोखरों ने उनकी हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। ये भी एक भाग कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा भाग आता है और तीसरा भाग है दक्षिण भारत का राज्य। और दक्षिण भारत में है चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो वो भी आप पढ़ लिए, राष्ट्रकूट अभी जस्ट पढ़े हैं। चोल पल्लव के विषय में भी जो क्रैक्स है उसको लिखा देते हैं। और यहां पर है आपका राजपूत राज्य और उसकी उपलब्धियां। राजपूत राज्य एवं उसकी उपलब्धियां, एवं उसकी उपलब्धियां। उसकी उपलब्धियां। तो इस तरह से इस पूरे प्रकरण में आप देखिएगा तो आपका ये क्रैक्स को अपने स्तर से थोड़ा सा देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, याद करके रखना चाहिए था। कुछ ने याद रखा भी, कुछ ने याद नहीं भी रखा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक जानकारी लेना चाहता हूं। एक किताब था विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र। उसका अरबी अनुवाद को क्या कहा गया है? कौन बताएंगे? पंचतंत्र के अरबी अनुवाद को क्या कहा गया है? कौन बताना चाहेंगे? पंचतंत्र के अरबी अनुवाद को क्या कहा गया है? कलील व दिमना। बहुत बढ़िया।
वो कहीं पर ऊपर में जगह है तो लिख दीजिए। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के अरबी अनुवाद, पंचतंत्र के अरबी अनुवाद कलील, कलीला, कलीला लिख दीजिए, कलीला इम्ना दिमना, कलीला क्या है, दिमना है। पंचतंत्र का, ये पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, ये अरबी अनुवाद है जिसे याद रखना चाहेंगे। ठीक है, ये सब कमीशन बुक है, जिसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, और इसी का फारसी अनुवाद नौसिरवा कहलाता है, वो भी लिख दीजिए। इसका फारसी अनुवाद को, इसके फारसी अनुवाद को, इसके फारसी अनुवाद को नौसिरवा कहा जाता है, नौसिरवा कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये तुर्की आक्रमणकारियों के साथ जितने भी महत्वपूर्ण यात्री आए, अलबरूनी, ठीक है कि नहीं, फिरदौसी अलबरूनी ने तहकीकात के हिंद लिखी, फिरदौसी की शाहनामा है, ये सभी के विषय में आप निश्चित तौर पे याद कर लेंगे, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, चूंकि वो सब कंपटीशन का भी नहीं, कमीशन बुक है, और हर संभव स्थिति में याद रहनी चाहिए, जो ऑलरेडी आपकी कॉपी में नोट्स भी भेज दिए हैं, सब कुछ है। ठीक है कि नहीं, उस पर नजर रखेंगे, सिर्फ नजर रख लेंगे, काम चल जाएगा। अब हम लोग इसी दक्षिण भारत में आते हैं, चोल पल्लव में, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत का स्वर्ण युग, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग चोलों ने स्थापित किया, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग चोलों ने स्थापित किया, चोलों ने स्थापित किया, चोलों ने स्थापित किया। आप लोग को यह भी याद करवा दे कि चोल के इतिहास को दो भाग है। एक अशोक के समय का है, जब इसकी राजधानी उड़ेऊर थी, संगम डिनेस्टी, याद रखिएगा, उड़ेऊर थी, जो कपास के लिए जाना जाता है, जिसके प्रसिद्ध शासक थे करिकाल। ठीक है कि नहीं, और दूसरा यह पूर्व मध्यकाल का चोल है, जिसकी राजधानी थी तंजावुर तंजौर। इसे हर संभव स्थिति में याद रखना चाहेंगे। महत्वपूर्ण शासकों में परंतक है, महत्वपूर्ण शासकों में राजा राज है, महत्वपूर्ण शासकों में राजेंद्र प्रथम है। चोल के स्थानीय प्रशासन को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, जो उत्तर मेरूर के अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, जब उसके स्वर्ण युग की कल्पना की जाती है, तो स्वर्ण युग में सबसे महत्वपूर्ण कल्पना सांस्कृतिक उपलब्धि, अभी सेंगोल जो राजदंड से संबंध, उसका प्रतीक है, राजदंड का प्रतीक है, जो भी नए संसद में एस्टेब्लिश किया गया है, वो चोल से ही संबंधित है। जब हम चोल की बात करते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया तक उसका जो साम्राज्य का विस्तार था, उसके कारण हम याद रखते हैं। जब चोल की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक विशेषताओं का निचोड़, कांस्य की प्रतिमा, नटराज, जिसमें कितने हाथ थे, जिसमें 4 हाथ थे, उसके कारण हम याद रखते हैं। जब हम चोल की बात करते हैं स्वर्ण युग की, तो मैं इस बिंदु पे आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उसके समय में द्रविड़ शैली के सबसे उत्कृष्ट नमूना, जो तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है, राजराज प्रथम ने बनाया था, उसके विषय में कैसे नहीं आप याद रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे तथ्य हैं जिसको भूलना ही नहीं है। तो लिखिएगा, स्वर्ण युग है, लिख दिए ना। स्वर्ण युग की अवधारणा के पीछे, स्वर्ण युग की अवधारणा के पीछे उसकी नौसेना की श्रेष्ठता, सांस्कृतिक निचोड़ नटराज, सांस्कृतिक निचोड़ नटराज, नटराज
ठीक है। सांस्कृतिक निचोड़ नटराज, सांस्कृतिक निचोड़ नटराज, कौमा उत्तर मेरूर के अभिलेख से स्थानीय स्वशासन, 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 कौमा कौमा दक्षिण पूर्व एशिया तक ऑब्लिक श्रीलंका तक पूर्ण विजय, श्रीलंका तक पूर्ण विजय, श्रीलंका तक पूर्ण विजय उसके मुख्य पक्ष थे। श्रीलंका तक मुख्य विजय, श्रीलंका तक पूर्ण विजय उसके मुख्य पक्ष थे। याद है ना कि श्रीलंका का आधा विजय उसके पिता राजराज ने किया था, पूर्ण विजय राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, चलिए प्रागा चेंज। चोल के सबसे प्रसिद्ध शासकों में राजराज प्रथम, चोल के सबसे प्रसिद्ध शासकों में राजराज प्रथम, राजराज प्रथम थे, राजराज प्रथम थे। चोल के प्रसिद्ध शासकों में राजराज प्रथम थे, जिन्होंने श्रीलंका के शासक, जिन्होंने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को, महेंद्र पंचम को पराजित किया, महेंद्र पंचम को पराजित किया और राजधानी अनुराधापुर को नष्ट, और राजधानी अनुराधापुर को नष्ट, नई राजधानी पोलो नरूबा बनाया, नई राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया। पूरा लिखेगा तब तो हो गया। अनुराधापुर को नष्ट, पूर्ण विराम, पोलो नरूबा को नई राजधानी बनाया। तब ना आधा घंटा में पूरा पूर्व मध्यकाल देख लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच में। नहीं तो इतना पढ़ने में 4 दिन लगता है, 10 घंटा लगता है। अब जाकर के इस पूर्व मध्यकाल को देखिए, अब थोड़ा सा एनर्जी हो गया, थोड़ा सा जाके देखिए, फिर लिखिए। राजधानी बनाया। इन्होंने श्रीलंका के जीते हुए क्षेत्र का नाम मुबाडी चोलपुरम रखा। इन्होंने श्रीलंका के जीते हुए भाग का नाम मुबाडी चोलपुरम रखा। क्या रखा? मुबाडी चोलपुरम रखा। मुबाडी चोलपुरम रखा। इन्होंने मुबाडी चोलपुरम रखा। किन्होंने? राजराज प्रथम ने। फिर लिख दीजिए। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने न केवल सिलोन पर विजय प्राप्त की, श्रीलंका पे पूर्ण विजय प्राप्त की, श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की, बल्कि श्रीलंका के शासक को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। बल्कि श्रीलंका के शासक को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। चोल राज्य में लाया। ठीक है, चोल राज्य में लाया। याद रखें कि राजेंद्र, अच्छा एक चीज तो छूट गया, राजराजा में बृहदेश्वर का मंदिर।
वहां पे कहीं पर एडजस्ट कर दीजिए। राजराज ने द्रविड़ शैली के सबसे उत्कृष्ट मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर बनाया था। सबसे उत्कृष्ट मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर बनाया था। उसके बिना जो द्रविड़ शैली की थी, जो द्रविड़ शैली की थी और जिसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता विमान था। जिसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? विमान थी। विमान मतलब बहुमंजिली इमारत। बहुमंजिली इमारत हो गया। राजेंद्र प्रथम में लिख दीजिए। श्रीलंका पे पूर्ण विजय लिख लिए ना, और क्या लिखे थे? शासक को बंदी बना लिया। गंगाई कोंड चोलम, वो भी लिख दिए। राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोलपुरम की स्थापना की। गंगाई कोंड चोलपुरम की स्थापना की और बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। और बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। चोल झील का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने राज की द्वारा स्थापित जल सेना को द्वारा स्थापित जल सेना को व्यापकता प्रदान की। व्यापकता प्रदान किया। ठीक है, क्या प्रदान किया? व्यापकता प्रदान किया। चलिए, इतना काफी है आपके लिए। उसमें लिखेंगे राजेंद्र प्रथम के बाद कुलोत्तुंग प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद कुलोत्तुंग प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। कुलोत्तुंग प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे जिनके समय में 72 व्यापारी चीन गए थे। 72 व्यापारी चीन गए थे। 72 व्यापारी चीन गए थे। कितने व्यापारी चीन गए थे? 2 तथ्य मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसमें एक युद्ध है जो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। वो कौन सा युद्ध था जो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में 949 ईस्वी में हुआ था? कौन बताएंगे? तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार तुम कभी दूर गगन के छाव में कभी तालीकोटा पढ़े थे। तालीकोटा हुआ 1565 में। बहमनी राज्य अपनी श्रेष्ठता के लिए विजयनगर से लड़ा। अरे यार नीतीश, तुम हद करते हो यार। हाँ बताइए। तकोल्लम का युद्ध। जेके अच्छा लड़का है, जेके ही पढ़ रहा है ठीक से, हमारी बात को पूरा फॉलो कर रहा है। तकोल्लम का युद्ध नोट में लिख दीजिए। तकोल्लम का युद्ध 949 ईस्वी में। तकोल्लम का युद्ध 949 ईस्वी में चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। चोल आदित्य प्रथम और राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था। राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें राष्ट्रकूट ने कई क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए, 2 बातें मैंने कहा था आपसे मैं पूछूंगा। एक बातें मैंने पूछ लिया, तकोल्लम का युद्ध 949। अब दूसरा युद्ध मैं आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा युद्ध नहीं कि चोल साम्राज्य को किसने दिल्ली सल्तनत में गद्दी में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने चोल साम्राज्य को अंतिम रूप से समाप्त किया था?
क्या नाम था उसका? ये क्वेश्चन आ जाए कि चोल साम्राज्य को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया, तो क्या जवाब देंगे? अमा यार, कि तो कमाल है ये सब। तो देखते हैं दूर दूर ऐसा लगता है कि बारे अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था मल्लू काफिर, उसका सेनापति था। शंकर बाबू थोड़ा सा रिवाइज कीजिए ना, करते क्या है दिन भर बैठ के? नोट में लिख दीजिए, चोल साम्राज्य को अंतिम रूप से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मल्लिक काफूर ने मिलाया था। मल्लिक काफूर ने मिलाया था, ठीक है। बस चोल के विषय में इतनी बात आप पचा के रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बड़ी बात होगी। विभिन्न बिंदुओं पे कैलाशनाथ का मंदिर, कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ का मंदिर है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कंगई कोणचूलम का पुरम का मंदिर है। तंजौर में नटराज शिव का प्रतिमा है जो चतुर्भुज प्रतिमा है। इन सब के कारण से हम इसे याद रखने का प्रयास करते हैं। आपकी जानकारी में स्थानीय स्वशासन के विषय में जब परिचर्चा होती है तो मैं कहता भी हूं कि ऊर सभा, महासभा या नट्टूर, ऊर क्या थी? सामान्य लोगों की सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों का समागम था नहीं, और इसी क्रम में व्यापारियों का भी था। नगरम, तो ऊर सभा, महासभा, नगरम, ये इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में करके रखेंगे तो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चोल काल के कॉन्टेक्स्ट में आप यदि देखिए तो प्रांतों का जो विभाजन हुआ था वो कोट्टम, बलनाडु, नाडु और कुर्रम। इसमें सबसे पहला क्या है? कोट्टम, उससे नीचे बलनाडु कमिश्नरी, नाडु हुआ जिला, कुर्रम हुआ गांव का समूह। तो इस तरह से इस प्रांतीय विभाजन को भी सब लिखा हुआ है कॉपी में भी और आपके एनसीईआरटी में भी। तो इस तरह से आपने चोल साम्राज्य को देखने की कोशिश की। चोल के कड़ी में एक और वंश को थोड़ा सा देख लेना है जिसका नाम है पल्लव। तो लिखेंगे पल्लव। पल्लव वंश, पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासक, पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासक, पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु थे जिनके दरबार में भारवी था, जिनके दरबार में भारवी थे। और भारवी ने कौन सी किताब लिखी थी? किरात अर्जुनियम लिखा था। भारवी ने किरात अर्जुनियम लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन थे। दूसरा महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन थे जिन्होंने मत विलास प्रहसन लिखा, जिन्होंने मत विलास प्रहसन लिखा और जैन धर्म के और संत अप्पर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग दिया। और संत अप्पर के प्रभाव में, शैव संत थे, संत अप्पर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग दिया, जैन धर्म त्याग दिया। कौन? महेंद्र वर्मन। कौन? महेंद्र वर्मन, याद रखिएगा। तीसरे महत्वपूर्ण शासक थे, अच्छा, महेंद्र वर्मन के बाद थे नरसिंह वर्मन प्रथम। लिखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी कोंड की उपाधि ली क्योंकि चालुक्य शासक को पराजित किया था। बातापी कोंड की उपाधि ली क्योंकि चालुक्य शासक को पराजित किया था, क्योंकि चालुक्य शासक को पराजित किया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और मामल्लपुरम नगर बनाया, और मामल्लपुरम नगर बनाया। मामल्लपुरम नगर बनाया किसने?
किसने? हाँ जी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने जिसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर की नींव रखी थी। जिसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर की नींव रखी थी। जिसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर की नींव रखी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम में एक लाइन लिख देंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिर की नींव रखी थी। ये सूर्य मंदिर का नींव रखा था, वहां वो रथ मंदिर का नींव रखा था। नरसिंह वर्मन प्रथम में लिख देंगे, महाबलीपुरम में रथ मंदिर सप्त पैकोडा, कमा करके लिख दीजिए, सप्त पैकोडा की नींव रखी थी। ठीक है, की नींव रखी थी। नोट में लिख देंगे, अलवार और नैनार सबको याद है ना, तो अलवार नैनार संत लिख देंगे। अलवार नैनार संत क्रमशः विष्णु और शैव संत थे, 12 और 63। नोट में लिख दीजिए, अलवार और नैनार विष्णु और शिव क्रमशः थे, 12 और 63 संत थे। 12 और 63 संत थे। 12 और 63 संत थे। ठीक है, नोट में लिख देंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका अभियान किया था। श्रीलंका अभियान किया था। अभियान किया था। नेक्स्ट, नोट में लिख देंगे, भारत में सबसे पहले यहूदी चेर के काल में आए थे। भारत में सबसे पहले यहूदी चेर के काल में आए थे। चेर के काल में आए थे, और चेर के 2 बंदरगाह नहीं भूलिएगा, एक मुजरिस और दूसरा तोंडी। देखेंगे चेर के 2 बंदरगाह काफी प्रसिद्ध थे। चेर के 2 बंदरगाह काफी प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था मुजरिस और तोंडी। इसको लिखवाएंगे नहीं, याद रखिएगा। सेंगुपट्टनम ने कनंगी पूजा का आरंभ किया था। जब चेर की बात होती है तो इसके विषय में जरूर बात होती है। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि एक पांडे वंश था जिसकी राजधानी मदुरई थी, और उसी क्रम में कोरकई बंदरगाह भी काफी चर्चित बंदरगाह है दक्षिण भारत में। 2023 या 22 में यूपीएससी पूछा भी था कि कोरकई, मुजरिस और पुहार दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था ये सब? बंदरगाह के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक केंद्रों के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अरिगमेडु, पांडिचेरी में अरिगमेडु में रोमन बस्ती की जानकारी मिलती है, वो भी लिख दीजिए। पांडिचेरी में अरिगमेडु में रोमन बस्ती की जानकारी मिलती है, जो मोती के लिए प्रसिद्ध था। जो मोती के लिए प्रसिद्ध था। एवं यहां से एम्फोरा जार मिला। एम्फोरा जार होता है जो हाथ से बना हुआ जार है, लंबा होता था दोनों तरफ। ठीक है, ऐसा जार जो हत्थे से बनता था और लंबा होता था, काफी लंबा होता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट में एक लाइन और लिखेंगे, प्राचीन साहित्य में यवन प्रिय काली मिर्च को कहा गया।
काली मिर्च को कहा गया। ठीक है, एक और नोट में लिख देंगे, संगम काल में उड़े ऊंट कपास के लिए जाना जाता है। संगम काल में उड़े ऊंट कपास के लिए जाना जाता है। कपास के लिए जाना जाता है। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसने श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किया। कुलोतुंग प्रथम ऐसा 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 शासक था जिसने श्रीलंका की राजकुमारी से विवाह किया। विवाह किया। ठीक है, एक कॉपी के ऊपर में लिख देंगे, भारत में जौहर प्रथा, भारत में जौहर प्रथा का पहला साक्ष्य सिंध की रानी ने ही, रानी बती की क्या नाम था उसका, उसी ने दिखाया था जौहर का साक्ष्य। रानी बती, रानी बाई जो दे दे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत की कुछ रचनाएं आप जरूर याद रखेंगे, जैसे मणि महले, शिल्पद्दिकरम, तोलकप्पियम, तिरुकुल्लार, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जिसको आप याद रखना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी यह भी भाग क्या हो गई, समाप्त हो गई। यह भाग समाप्त हो गई ना। अब आ जाइए राजपूत राज्य, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज। पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में कई राजपूत राज्य थे, जैसे चौहान, चंदेल, परमार, गुजर प्रतिहार। चौहान चंदेल, चौहान चंदेल, चौहान चंदेल, गुजर प्रतिहार, परमार, परमार इत्यादि। इसमें सब तो देख लिए हैं, सिर्फ देखना क्या है इसमें, चौहान, चंदेल और परमार के विषय में थोड़ा सा एक झलक। तो लिखेंगे चौहान में, चौहान में, चौहान अजय राज ने अजमेर की नींव रखी। अजय राज ने अजमेर की नींव रखी। बिगरा राज, बिगरा राज चतुर्थ, बिगरा राज चतुर्थ ने हरकेली संस्कृत नाटक की रचना की। हरकेली संस्कृत नाटक की रचना की। और आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि 2.5 दिन के झोपड़ा में, 2.5 दिन के झोपड़ा में यह उत्कीर्ण है। लिख देंगे, यह रचना 2.5 दिन की झोपड़ा पर उत्कीर्ण है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इन्होंने कथा सरित सागर के लेखक, इन्होंने कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव को, इन्होंने कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव को, इन्होंने कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव को संरक्षण दिया, संरक्षण दिया। ठीक है, संरक्षण दिया। अन्य प्रसिद्ध शासकों में पृथ्वीराज तृतीय थे या राय पिथोरा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने किला राय पिथोरा का निर्माण किया, तो उनको राय पिथोरा भी कहा गया, या राय पिथोरा। इतिहास में 2 युद्ध के कारण याद रखे गए, इतिहास में 2 युद्धों के कारण याद रखे गए। इतिहास में 2 युद्धों के कारण याद रखे गए। पहला
पहला तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, गौड़ी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय, गौड़ी वर्सेज पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, पॉइंट चेंज। पृथ्वीराज तृतीय के विजय के बाद, पृथ्वीराज के विजय के बाद चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय, 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 जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। ठीक है, पृथ्वीराज विजय लिखा। तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ, पृथ्वीराज पराजित हुआ। गौड़ी का भारत विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इस युद्ध ने गौड़ी के लिए भारत विजय का मार्ग, उत्तर भारत के विजय का मार्ग प्रशस्त किया, प्रशस्त किया, जिस पर मोहर चंदावर का युद्ध 1194 ने लगा दी, जिस पर मोहर चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, जिस पर मोहर चंदावर का युद्ध 1194, गहदवाल शासक जयचंद, गहदवाल शासक जयचंद और गौड़ी के बीच, और गौड़ी के बीच, और गौड़ी के बीच लगा दी। ठीक है, चौहान के इस 2-3 शासक के ऊपर ध्यान रखें। फिर आता है प्रतिहार, तो देख ही लिए थे अभी। एक और आता है परमार। चंदेल पहले लिख लो, चंदेल एक इंपॉर्टेंट वंश था। फिर लिखे चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश, चंदेल वंश के प्रसिद्ध, पहले लिख दो संस्थापक नन्नुक, संस्थापक नन्नुक थे। ठीक है, संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे, नन्नुक थे। महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन, धंगदेव, महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर आदि थे, विद्याधर आदि थे। ठीक है, आदि थे। यशोवर्मन ने, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देंगे, यशोवर्मन ने, यशोवर्मन ने कलिंजर पे अधिकार किया था, जबकि धंगदेव ने, जबकि धंगदेव ने खजुराहो के जिन मंदिर का निर्माण किया, खजुराहो के, खजुराहो के, खजुराहो के जिन मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, जिन मंदिर का निर्माण किया। किसने? विद्याधर ने गजनी का सामना किया, महमूद गजनी का सामना विद्याधर ने किया। विद्याधर ने सामना किया। ऐसा करने वाला वो एकमात्र सम्राट था, ऐसा करने वाला उस समय वो एकमात्र सम्राट था
महमूद गजनी को रोका था, और तो कहा तो यही जाता है भारतीय स्रोत में कि पराजित किया, लेकिन यह था कि उसने कड़ा प्रतिरोध उसने दिया। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। और यह भी याद रखिएगा कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किस शैली का मंदिर है, वो नागर शैली के सबसे उत्कृष्ट मंदिरों में उसकी गिनती होती है। तो इस तरह से मंदिर निर्माण की जो शैली है उसे भी ध्यान रखें। बेसर शैली होयसेल मतलब कर्नाटक हॉलीवुड का मंदिर बेसर शैली के सबसे उत्कृष्ट नमूने को पूर्व मध्यकाल में ही दिखलाता है। तो इस तरह से इन चीजों को आप लोगों ने देखने का पूरा संपूर्णता से प्रयास किया। और लास्ट में परमार वंश बचा ना, तो लिख देंगे परमार वंश, लास्ट में लिख दीजिए परमार वंश। परमार वंश, परमार वंश, परमार वंश में दो महत्वपूर्ण शासक थे, एक थे वाकपति मुंज और दूसरा था राजा भोज। तो लिखिएगा इस वंश के दो महत्वपूर्ण शासक थे वाकपति मुंज और दूसरा था भोज, जिसने कविराज की उपाधि ली एवं कई रचनाएं लिखी। कविराज की उपाधि ली और कई रचनाएं लिखी। जैसे संस्कृत सरस्वती कंठाभरण, कॉमा इसके अतिरिक्त युक्ति कल्पतरु, समरांग सूत्रधार, ये सब कहा जाता है वैज्ञानिक पुस्तक थी ये सब। युक्ति कल्पतरु, समरांग सूत्रधार इत्यादि। ठीक है, इत्यादि हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूर्व मध्यकाल के कॉन्टेक्स्ट में एक ओवरऑल पिक्चर आपको मैंने देने की कोशिश की। हालांकि यह काम कंप्लीटली आपका था, जो आप वंचित रहे, ठीक है कि नहीं। और आप लोगों ने एक एक करके सभी चीजों को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहला सत्र एक बार यदि घर पे जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा तो काफी काम देगा। अंत में लिखते हैं अन्य बातें, संभावित प्रश्न। कक्षा की पूर्व मध्यकाल को हम समाप्त करते हैं। अन्य बातें पहला लिखिएगा, लक्ष्मण संवत की शुरुआत भारत में सेन ने किया 1119 में। लक्ष्मण संवत की शुरुआत सेन ने किया। ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव बर्मन ने किया। नरसिंह देव बर्मन ने किया। 1984 में इसको विश्व धरोहर सूची में भी डाला गया था, ध्यान रखिएगा। 1984 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी डाला गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। कश्मीर का अकबर जैनुल अबीदीन या शाही खां को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल अबीदीन या शाही खां को कहा जाता है, जिसने जीन लंका इंजीनियरिंग के सबसे उत्कृष्ट नमूना है, जीन लंका की स्थापना की। ठीक है, जीन लंका की स्थापना की एवं कुतुब नाम से कविता, फारसी में कविता लिखता था। एवं कुतुब नाम से
फारसी में कविता लिखता था, कविता लिखता था। विज्ञानेश्वर हेमाद्रि जिमुतवाहन, विज्ञानेश्वर हेमाद्रि जिमुतवाहन कौन थे ये सब? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नाटककार थे नीतीश जी, कमाल करते हैं आप लोग। नाटककार था, देखते हैं। ये विधिवेत्ता थे, हिंदू विधिवेत्ता थे। तो लिख देंगे मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर भूल गए आप लोग, याज्ञवल्क्य की स्मृति पे मिताक्षर लिखा हुआ है और वो हिंदू विधि विधान से ही संबंधित पुस्तक है। विज्ञानेश्वर जिमुतवाहन हेमाद्रि, हेमाद्रि कर्नाटक के विधिवेत्ता थे और उन्होंने आयुर्वेद में अष्टांग हृदय टीका लिखा था जो काफी महत्वपूर्ण रहा। और जिमुतवाहन ने, याद होगा कि दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये तीनों विधिवेत्ता थे। कौन तीनों? विज्ञानेश्वर, तो विज्ञानेश्वर ने क्या किया था? याज्ञवल्क्य की स्मृति पे मिताक्षर नामक टीका लिखी थी। इसके बाद हेमाद्रि क्या किए थे? हेमाद्रि अष्टांग हृदय पे टीका लिखे थे। कर्नाटक के विद्वान थे, आयुर्वेद ग्रंथ आपको अष्टांग हृदय पे टीका लिखे। दाय भाग का संबंध किससे था? तो जिमुतवाहन से था। ये तीनों, जैसे मनु स्मृति को याद रखते हैं, प्राचीन हिंदू विधिवेत्ता थे, ठीक है कि नहीं? मनु, ठीक है, जो जिसे दूसरे नाम के रूप में मानव धर्म शास्त्र के रूप में भी जानते हैं और जिसका संकलन शुंग काल में किया गया था। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अभी एक लाइन लिखाए थे, दक्षिण भारत में मुजरिस, तोंडी, पुहार, ठीक है, कोरकई, ये सब प्रसिद्ध बंदरगाह थे जिसको याद करके रखना है। लिख लीजिए, पूर्व मध्य काल में कोरकई, पुहार, मुजरिस, तोंडी, तोंडी, तोंडी प्रसिद्ध बंदरगाह था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। देखो, ऐसा क्वेश्चन पूछ करके वो एक इंटीग्रेटेड ले लेता है कि बच्चा को ज्ञान है कि नहीं, ठीक है। जैसे पूछ दिया तीनों, नहीं तो एक पता चल जाता है कि लड़का किस एंगल से पढ़ रहा है, उसको सीधे रट तो नहीं रहा है, समझ के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक लास्ट में एक और लिखेंगे, चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद, चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद दाऊद पोटा ने किया था। दाऊद पोटा ने किया था, ने किया था। किसने किया था? दाऊद पोटा ने किया था। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, गजनी खैबर दर्रे से भारत आया। मोहम्मद गजनवी खैबर दर्रे से भारत आया, बुत सिकन कहलाया और सुल्तान की पहली बार उपाधि ली, या विश्व में पहली बार सुल्तान की उपाधि ली। विश्व में पहली बार सुल्तान की उपाधि ली किसने? मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है। अरहट्टा जानते हैं क्या होता था? मध्यकाल में अरघट्टा क्या होता था? अरघट्टा होता था वाटर साइकिल था, जल प्रबंधन करता था। तो लिखेंगे मध्यकाल में अरघट्टा, अरघट्टा सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था। सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था। सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था। जल चक्र था, सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे, जबकि पहले शासक
नान्यदेव कर्नाट वंश के पहले शासक नान्यदेव थे, जिन्होंने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाई, जिन्होंने सिमरावगढ़ को अपनी राजधानी बनाई और स्वर्ण युग के रूप में जाने गए। मिथिला के स्वर्ण युग के रूप में नान्यदेव के शासन को जाना गया। लेकिन अंतिम शासक मिथिला के हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे, जिन्होंने पंजी प्रणाली की शुरुआत की थी। पंजी प्रणाली की शुरुआत की थी। पंजी प्रणाली की जिन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है। अरबों से भारत ने शून्य, अरबों से नहीं, अरबों को भारत से शून्य और दशमलव ज्ञान की प्राप्ति, शून्य और दशमलव ज्ञान की प्राप्ति हुई। दशमलव ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके। और एक लाइन और लिख दो। गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? भीमादेव ने किया था। भीमादेव ने किया था। किसने किया था? भीमादेव ने किया था। गजनवी के चांदी के सिक्के पे, गजनवी के चांदी के सिक्के पे संस्कृत में लेख लिखा मिला। संस्कृत में लेख लिखा मिला। बहुत बड़ी बात थी। संस्कृत में लेख लिखा मिला। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे, जिन्होंने गजनवी के आदेश पर यह पुस्तक लिखा था। गजनवी के आदेश पर यह पुस्तक लिखा था। लेकिन उनके दरबारी कवि उत्बी ने, उनके दरबारी कवि उत्बी ने क्या किया था? उनके दरबारी कवि उत्बी ने तारीखे यामिनी लिखा था। उनके दरबारी कवि उत्बी ने तारीखे यामिनी लिखा था। तारीखे यामिनी लिखा था। ये सब कमीशन बुक है, भूलना नहीं। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। कुरान का अध्ययन करने वाला, लास्ट संभावित प्रश्नों में, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी था। सब कुछ तो लिखा ही दिए। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। और उसके गौरी के सिक्के पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, लक्ष्मी की आकृति थी। देखेंगे, ध्यान रखें कि गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति थी। गौरी के सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति थी। गौरी के सिक्के पे लक्ष्मी की आकृति थी।
गौरी के सिक्के पे लक्ष्मी की आकृति थी। और क्या कौन बताएंगे कि बिहार पे पहला मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। वेरी गुड, तो लिख देंगे, ये भी लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट, अति महत्वपूर्ण है कि बिहार पर पहला मुस्लिम विजेता, पहला मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। ठीक है, एक किताब लिख दीजिए, सेतुबंध नामक काव्य की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने किया था, जो बाकाटक वंश के थे। सेतुबंध किताब की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने किया था, जो 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 किस वंश के थे? जो बाकाटक वंश के थे। और इस किताब में राम के लंका विजय का उदाहरण है, और इस किताब में राम के लंका विजय का उदाहरण है, राम के लंका विजय का उदाहरण है। ठीक है, बाकाटक वंश के ही प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बाकाटक वंश के ही प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कौन बताएंगे? एनसीईआरटी जो पढ़े होंगे वो तो बताएंगे ही कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन सा शासक था? देखो तो मैसेज में आया है, 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन सा शासक था? लिखा है, वेरी गुड, मयूर सरवन कदम वंश का था। लिखेंगे इतिहास में 18 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन था? मयूर सरवन कदम वंश का था। मध्यकाल में एक हिंदू सेनापति का भी जिक्र मिलता है गजनी लोगों के साथ, उसका नाम था तिलक। कितना लिखिएगा, तथ्यों की कोई कमी नहीं है। अब इतने के बाद थोड़ा सा आप जो पूरा सिलेबस पढ़े हैं अकॉर्डिंगली उसको जाके कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा पूर्व मध्यकाल समाप्त हो गया। अगले दिन से मतलब कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत मतलब 2 से 3 कक्षा में, 3 कक्षा में हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम 3-4 कक्षा में इसको समेट लें, जिससे कि आपका, चूंकि आप अपने रोल को समझ नहीं रहे हैं, जो बड़ा खेद का विषय है। मैं बार बार कर रहा हूं कि इतना सुंदर मौका जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं? और फिर भी यदि आप गंभीरता पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं, अन्य गतिविधियों में है, तो ये बड़ा क्षोभ का विषय है। ठीक है, मुझे खुशी हुई कि अभी मयूर संबंध जैसे तथ्य आप लोगों ने याद करके रखा है। तो इस तरह से आज आपने पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के बाद के त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा, विदेशी आक्रमण में अरब आक्रमण और गजनबी और एवं मोहम्मद गौरी को देखा, कुछ दक्षिण भारत के राज्यों की मैंने व्याख्या की तथ्यों के साथ, राजपूत राज्यों के जो चौहान से लेकर परमार और चंदेल इत्यादि जो महत्वपूर्ण राज्य थे, वशिष्ठ के आबू पर्वत पे 4 प्रमुख राजाओं का जिक्र मिलता है, अग्निकुंड, अग्निकुल, सिद्धांत, ये सब तो तब तो पूरा कक्षा ही हो गया, तो ये सब अपने स्तर से भी देख लें। इन सारों के विषय में हमने आपको एक एक करके जानकारी दी। आशा करता हूं कि इस बिंदु को आप एक बार सुन लेंगे, जो 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा उसको सुन लेंगे, और तब आप 3-4 घंटे में जो आपकी नोट्स हैं उस नोट्स को आप पढ़ लेंगे, तो मैं समझता हूं कि कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज इतिहास की यह कक्षा पूर्व मध्यकाल की समाप्त होती है। अगले दिन से हम लोग दिल्ली सल्तनत में विशेषकर ऐबक
इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। शेष शासक आपको करना है, शेष शासक आपको करके रखना है। मतलब कल जब आप बैठे तो दिल्ली सल्तनत के सभी पक्षों के साथ याद करके बैठे तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं तो क्या आएगा, तब तो मूर्ति के सामने गीत गाने के तरह हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू।